गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और हमारा जो टॉपिक है वह है बालकन युद्ध। इससे पूर्व भी आपने बालकन युद्ध की से पूर्व की जो परिस्थितियाँ हैं वो सारी हमने देखी हैं कि किस तरह से पहले तो बर्लिन व्यवस्था के बाद की परिस्थितियाँ रहीं, उसके बाद किस तरीके से व्रत यूनान आंदोलन हुआ, प्लस पूर्वी रोमेलिया और बल्गेरिया का एकीकरण हुआ, साथ ही आर्मेनिया की क्या समस्या रही, और तरुण तुर्की का जो दल बना उन्होंने किस तरीके से सुधार किए तुर्की के अंदर। और इसके अलावा फिर ऑस्ट्रिया द्वारा जो बोस्निया और हर्जेगोविना पर जो अधिकार किया गया, जिससे कि बाल्कन युद्ध होना असंभवी हो गया था। तो उन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इस वीडियो के 2 पार्ट कर दिए हैं। और अब जो हम देखेंगे जैसे वो देखेंगे प्रथम बाल्कन युद्ध। ठीक है, प्रथम बाल्कन युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ करा, ये सब अब हम आपको इसमें देखेंगे। बर्लिन व्यवस्था के पश्चात जो बाल्कन जाति के जो लोग थे वह तुर्की और ऑस्ट्रिया के पराधीनता से स्वाधीन होना चाहते थे, और जो स्वाधीन हो चुके थे वे अपने स्वजातीय बंधुओं को इन गुलामी की बेड़ी से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो किस तरह से उन्होंने आगे काम किया और क्या परिस्थितियाँ हुई जिससे बाल्कन युद्ध हुआ, वो हम इस वीडियो में अब देखते हैं। बर्लिन संधि के पश्चात बाल्कन प्रायद्वीप में राजनीतिक सरगर्मी पैदा हो गई थी। बाल्कन प्रायद्वीप के नवनिर्मित स्वतंत्र राज्य अपने स्वजातीय बंधुओं को तुर्की एवं ऑस्ट्रिया की पराधीनता से मुक्त करवाना चाहते थे। तरुण तुर्की आंदोलन तथा बोस्निया का उनकी महत्वाकांक्षा को भारी आघात पहुंचा, और वे समझने लगे कि यदि तुर्की पुनः शक्तिशाली हो गया तो अपने स्वजातीय बंधुओं को मुक्त करवाना कठिन हो जाएगा। उधर ऑस्ट्रिया भी नए जोश के साथ इस क्षेत्र की राजनीति में प्रविष्ट हो चुका था। इधर इटली ने सितंबर 1911 में ट्रिपोल पर आक्रमण कर दिया, जो तुर्की साम्राज्य का प्रदेश था। अक्टूबर 1912 में लासेन की संधि द्वारा ट्रिपोली पर इटली का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। इस युद्ध में तुर्की की निर्बलता स्पष्ट हो गई और बाल्कन राज्यों को उसके विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा प्राप्त हुई। बाल्कन संघ का निर्माण इसी संगठन की भावना का परिणाम था। बाल्कन राज्यों को संघ बनाने की योजना में सबसे बड़ी बाधा मैसेडोनिया में उनके परस्पर विरोधी स्वार्थ थे। मैसेडोनिया में सर्ब, बल्गर, यूनानी, रोमानियन आदि बसे हुए थे, अतः प्रत्येक बाल्कन राज्य मैसेडोनिया का अधिक से अधिक हिस्सा हड़पना चाहता था। मैसेडोनिया में तुर्की के अमानुषिक अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। 1911 तक बाल्कन राज्य अपने आपसी मतभेद भुलाकर मैसेडोनिया के अपने भाइयों की सहायता करने को तैयार हो गए। इधर रूस के कुछ कूटनीतिज्ञ 1908 से ही रूस के संरक्षण में बाल्कन राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे, ताकि वे इस संघ का प्रयोग अपने इच्छानुसार तुर्की या ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कर सके। बेलग्रेड में स्थित रूस के राजदूत हार्डविग तथा सोफिया में स्थिति रूसी राजदूत नेक्लुडाफ इस नीति के प्रबल समर्थक थे। इन दोनों राजदूतों के सक्रिय सहयोग से 13 मार्च 1912 को सर्बिया और बल्गेरिया के बीच संधि हो गई। संधि के अनुसार यदि कोई बड़ी शक्ति बाल्कन प्रायद्वीप के किसी भाग पर आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा करे तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। संधि में एक गुप्त धारा भी जोड़ दी गई, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने आवश्यकता पड़ने पर रूस की स्वीकृति से तुर्की के विरुद्ध सम्मिलित रूप से आक्रमण करना तय किया। इसी तरह की मिलती जुलती एक संधि 29 मार्च 1912 को यूनान और बल्गेरिया के बीच हुई। बाल्कन संघ का निर्माण इन्हीं 2 संधियों के आधार पर हुआ। अगस्त 1912 में मॉन्टीनिग्रो को मौखिक रूप से इस संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अगस्त 1912 तक बल्गेरिया, सर्बिया, यूनान और मॉन्टीनिग्रो का बाल्कन संघ बनाया गया। बाल्कन संघ की स्थापना का केवल एक ही उद्देश्य था कि तुर्की की निर्बलता
एवं आंतरिक झगड़ों से लाभ उठाकर तुर्कों पर आक्रमण करना तथा उसे परास्त कर विजित प्रदेशों को आपस में बांट लेना। मैसिडोनिया के बंटवारे के बारे में भी तय कर लिया गया। बाल्कन के राज्यों में युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई। यद्यपि फ्रांस का राष्ट्रपति पोइनकरे तथा रूस के विदेश मंत्री साजोनोव ने युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उनके प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान की आंखें मैसिडोनिया पर गड़ी हुई थी तथा इन तीनों राज्यों के क्रांतिकारी लोग मैसिडोनिया में उत्पात मचाते थे। तुर्की ने इन उत्पातों को दबाने के लिए क्रांतिकारियों पर भीषण अत्याचार किए थे, जिससे बाल्कन राज्यों में उत्तेजना बढ़ने लगी। उसी समय अल्बानिया में भी विद्रोह हो गया। तुर्की की सेनाएं अल्बानिया में विद्रोहियों से पराजित हो गई। अल्बानिया की विद्रोही की सफलता तथा मैसिडोनिया में बढ़ते हुए अत्याचारों के समाचार पाकर बाल्कन राज्य तुर्की के विरुद्ध आक्रमण करने को व्यग्र हो उठे। यूरोप के बड़े राज्य युद्ध को रोकने की योजना पर विचार ही कर रहे थे कि 8 अक्टूबर 1912 को मॉन्टीनिग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 14 अक्टूबर 1912 को बल्गेरिया, सर्बिया और यूनान ने तुर्की को अल्टीमेटम दे दिया। 28 अक्टूबर को तुर्की ने बल्गेरिया व सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा उसी दिन यूनान ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चारों ओर से तुर्की पर हमला बोल दिया गया। बाल्कन राज्यों ने तुर्की की सेनाओं के विरुद्ध आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। बल्गेरिया की सेना कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गई। यूनान ने सैलोनिका पर अधिकार कर लिया। मॉन्टीनिग्रो अल्बानिया पर आ धमका और सर्बिया की सेनाओं ने वडार की घाटी, नोवी बाजार के संजक तथा अल्बानिया के उत्तरी भाग पर अधिकार करते हुए एड्रियाटिक तट तक जा पहुंची। ऑस्ट्रिया सर्बिया का कट्टर दुश्मन था, अतः सर्बिया की सफलता देखने को तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि यदि वह और आगे बढ़ा तो ऑस्ट्रिया बाल्कन युद्ध में हस्तक्षेप कर देगा। इधर रूस भी सैनिक तैयारी करने लगा। इस प्रकार बाल्कन समस्या एक बार पुनः यूरोपीय युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई, किंतु इंग्लैंड, फ्रांस व जर्मनी का विचार था कि बाल्कन युद्ध को यूरोपीय युद्ध में परिणत होने से रोका जाए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राजपूत तो लिखा है जबकि राजदूत तो है, राजदूतों का लंदन सम्मेलन है ना। 3 दिसंबर 1912 को बड़े राज्यों के सुझाव पर बल्गेरिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो ने युद्ध विराम करना स्वीकार कर लिया, किंतु बाल्कन संघ के कहने पर यूनान को युद्ध विराम में सम्मिलित नहीं किया गया। यूरोप के बड़े राष्ट्रों द्वारा इस समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर 1912 को सर एडवर्ड ग्रे के सभापतित्व में सम्मेलन आरंभ हुआ। युद्ध विराम के समय तक तुर्की की स्थिति अत्यंत ही निराशाजनक हो चुकी थी। उसके पास यूरोप में कुस्तुनतुनिया, एड्रियानोपोल, जानिना तथा स्कूटारी के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। दूसरी ओर बल्गेरिया एड्रियानोपोल पर अधिकार करना चाहता था। अंत में बड़े राज्यों के दबाव के कारण तुर्की जनवरी 1913 में एड्रियानोपोल छोड़ने को तैयार हो गया, किंतु 23 जनवरी 1913 को युवक तुर्कों ने कियामल पाशा के स्थान पर महमूद शेफकत पाशा को प्रधानमंत्री बनाया, जिसने एड्रियानोपोल छोड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप लंदन सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त हो गई तथा 29 जनवरी 1913 को बाल्कन राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। 26 मार्च 1913 तक तुर्की के हाथ से एड्रियानोपोल एवं जानिना के किले भी निकल गए, अतः उसे पुनः समझौता वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। अप्रैल के मध्य में दोनों पक्षों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया तथा लंदन के संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इस संधि के अनुसार काले सागर पर स्थित मीडिया से लेकर एजियन सागर पर स्थित एनास के पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र तथा क्रेट का द्वीप बाल्कन राज्यों को दे दिया गया। यूनान को दक्षिणी मैसेडोनिया और क्रेट का द्वीप प्राप्त हुआ। सर्बिया को उत्तरी और मध्य मैसेडोनिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा बल्गेरिया को थ्रेस तथा एजियन सागर का तटवर्ती भाग प्राप्त हुआ। अल्बानिया का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, किंतु उसकी सीमा निर्धारण का कार्य भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। लंदन सम्मेलन को सफल बनाने में सभी राष्ट्रों ने सहयोग दिया था। जब ऑस्ट्रिया अल्बानिया के प्रश्न पर डटा हुआ था तो जर्मन सम्राट केसर ने कहा था, मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती जैसे कि ऑस्ट्रिया की मान हानि हो रही हो। ऑस्ट्रिया की जिद बेकार है। वस्तुतः जर्मनी और इंग्लैंड आरंभ से ही पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य कर रहे थे। एडवर्ड ग्रे ने सम्मेलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूस भी
अपने ऊपर काफ़ी नियंत्रण किए रहा तथा शांति के लिए सहयोग करता रहा। मुख्य रूप से इंग्लैंड और जर्मनी के सद्भावनापूर्ण सहयोग के कारण युद्ध की स्थिति टल गई। इंग्लैंड ने रूस को संयत करने तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की उत्तेजना को कम करने में महान योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन की संधि पर हस्ताक्षर संभव हो सके। अब है द्वितीय बाल्कन युद्ध। लंदन की संधि द्वारा बाल्कन समस्या का कोई स्थायी अथवा संतोषजनक समाधान नहीं हो सका। विजयी बाल्कन राज्य संधि द्वारा किए गए बंटवारे से असंतुष्ट थे, अतः बाल्कन राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। बाल्कन राज्यों में असंतोष का मूल कारण मैसेडोनिया का विभाजन था। मैसेडोनिया में तरह तरह की जातियां निवास करती थी, जिनमें अधिकांश जनसंख्या बुल्गर थी। बल्गेरिया सैलोनिका तथा मैसेडोनिया के कुछ अन्य भागों पर अधिकार करना चाहता था। यूनान एजियन सागर तक पहुंचने के लिए सैलोनिका पर अधिकार चाहता था। सर्बिया अल्बानिया के स्वतंत्र राज्य बन जाने तथा एड्रियाटिक सागर तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण असंतुष्ट था। इस प्रकार बाल्कन राज्यों में परस्पर विरोध बढ़ने लगा। बल्गेरिया और सर्बिया किसी भी प्रकार एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके। सर्बिया और यूनान ने अपने हितों की रक्षा के लिए पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली तथा दोनों ने बल्गेरिया से मैसेडोनिया के बड़े भूभाग पर अधिकार प्राप्त करने की मांग की, किंतु बल्गेरिया ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। फलतः यूनान व सर्बिया में अप्रसन्नता बढ़ी व संघर्ष की भावना भी बढ़ गई। सर्बिया व बल्गेरिया के बीच बिगड़ते संबंधों को देखकर जून 1913 में रूस के जार ने उनमें समझौता कराने का प्रयास किया, किंतु बल्गेरिया ने समझौते के लिए ऐसी शर्तें रखी जिससे समझौते के प्रयत्न विफल हो गए। इस समय ऑस्ट्रिया बल्गेरिया के महत्वाकांक्षों को प्रोत्साहन दे रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि बाल्कन संघ की एकता भंग हो जाए। जब बातचीत द्वारा समस्या हल नहीं हो सकी तो दोनों पक्षों ने शक्ति प्रयोग का निश्चय किया। 29-30 जून 1913 को बल्गेरिया ने मैसेडोनिया में स्थित सर्बिया की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया तथा एक दूसरी सेना सैलोनिका में यूनान के विरुद्ध आक्रमण करने भेज दी। बल्गेरिया के इस आक्रमण से द्वितीय बाल्कन युद्ध आरंभ हो गया। यूनान और सर्बिया की संयुक्त सेना ने बल्गेरिया की सेना को अनेक स्थानों पर पराजित किया। 9 जुलाई को रोमानिया भी बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया। इससे बल्गेरिया की स्थिति गंभीर हो गई। इधर तुर्की ने भी बल्गेरिया से अपने पराजय का बदला लेने तथा कुछ भूभाग प्राप्त करने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1913 को बल्गेरिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। 20 जुलाई को तुर्की ने एड्रियानोपोल पर अधिकार कर लिया। सर्बिया तथा यूनान की सेनाएं भी सभी स्थानों पर विजयी हुई तथा बल्गेरिया पूर्ण रूप से पराजित हुआ। सर्बिया की सफलता देखकर ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप करना चाहा, किंतु जर्मनी और इटली ने उसे रोक दिया। बल्गेरिया ने बड़े राष्ट्रों से सहायता की अपील की, किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। बल्गेरिया अपने शक्ति परीक्षण में असफल हो चुका था। बुखारेस्ट की संधि। जुलाई के अंत में रोमानिया के शासक की अपील पर 31 जुलाई 1913 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। तत्पश्चात रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में शांति वार्ता आरंभ हुई। बल्गेरिया पराजित होकर सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, अतः सम्मेलन में उसकी एक न चली। 10 अगस्त 1913 को बल्गेरिया ने विजयी राज्यों द्वारा प्रस्तावित संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि बुखारेस्ट की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के अनुसार बल्गेरिया ने रोमानिया को दोब्रुजा का बहुत बड़ा भाग, जिसमें सिलिस्ट्रिया का दुर्ग भी सम्मिलित था, दे दिया। सर्बिया को ऑचरिडा, डमोनास्टिर और कोसोव सहित मध्य मैसेडोनिया तथा नोवी बाजार के संजक का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ। यूनान को एपिप्रस, दक्षिणी मैसेडोनिया, सैलोनिका और कावला सहित मेस्टर नदी तक का समुद्र तट प्रदान किया गया। मॉन्टीनिग्रो को नोवो बाजार का पश्चिमी भाग प्रदान किया गया। मैसेडोनिया का बहुत बड़ा भाग त्यागने के पश्चात शेष मैसेडोनिया बल्गेरिया को प्राप्त हुआ। बुखारेस्ट की संधि द्वारा बल्गेरिया को वृहत बल्गेरिया के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ा। सर्बिया और मॉन्टीनेग्रो को सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ। इनके राज्य अब लगभग दुगने हो गए। कावला के प्राकृतिक बंदरगाह के निकल जाने से बल्गेरिया को तुर्की से कुस्तुनतुनिया की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार बल्गेरिया को एड्रियानोपोल का नगर तथा थ्रेस का अधिकार का अंश भाग तुर्की को समर्पित करना पड़ा। वस्तुतः बल्गेरिया ने युद्ध आरंभ करके बड़ी भारी भूल की थी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा, किंतु इस युद्ध के लिए बड़ी शक्तियाँ भी कुछ अंशों तक उत्तरदायी थी। बुखारेस्ट की संधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संधि को बड़े राज्यों की स्वीकृति के लिए
प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि बाल्कन राज्यों पर बड़े राज्यों का प्रभाव अब समाप्त हो गया था। बाल्कन युद्धों के परिणाम। इन बाल्कन युद्धों में अपार जनधन की हानि हुई। मेरिट के अनुसार दोनों बाल्कन युद्धों में लगभग 24 करोड़ 50 लाख पाउंड खर्च हुए तथा 3,48,000 व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए। इनमें से केवल बल्गेरिया के 9 करोड़ पाउंड खर्च हुए तथा 1,40,000 व्यक्ति मारे गए। इतना होने पर भी उसे वृहद बल्गेरिया के निर्माण की महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ा तथा लगभग 10 लाख से अधिक बुल्गर जाति के लोगों को विदेशी सत्ता के अधीन जाना पड़ा। बाल्कन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यूरोप में तुर्की का साम्राज्य प्राय नष्ट हो गया। अब तुर्की के पास केवल कुस्तुनतुनिया, एड्रियानोपल तथा डार्डेनल्स और बास्फोरस ही रह गए। बाल्कन क्षेत्र के ईसाई दीर्घकाल से तुर्की के अत्याचारपूर्ण शासन के अंतर्गत दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिन्हें अब मुक्ति मिली। बाल्कन राज्यों ने बड़े राज्यों की सहायता के बिना ही स्वयं संगठित होकर मैसेडोनिया तथा अन्य ईसाई क्षेत्रों की समस्या हल कर ली। बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप यूनान, सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनेग्रो के राज्यों का बहुत अधिक विस्तार हो गया। फिर भी बाल्कन राज्य संतुष्ट नहीं हो सके। यूनान दक्षिणी अल्बानिया का प्रदेश चाहता था, किंतु इटली के हस्तक्षेप एवं चेतावनी के कारण यूनान को निराश होना पड़ा। यद्यपि इसके बाद उसने से एजियन सागर के कुछ द्वीप मिल गए थे, किंतु लगभग 3 लाख यूनानी अब भी बल्गेरिया के अधीन थे, जिन्हें वह मुक्त करवाना चाहता था। रोमानिया ने केवल द्वितीय बाल्कन युद्ध में भाग लिया था तथा उसको बलिदान के अनुपात में काफ़ी बड़ा भूभाग प्राप्त हो गया था, किंतु उसे इस बात का से असंतोष था कि बेसरेबिया, ट्रांसिल्वानिया और बुकोविना के रोमानियन क्षेत्र अभी भी विदेशी सत्ता के अधीन थे। बाल्कन युद्धों के बाद रोमानिया वृहत रोमानिया की कल्पना करने लगा। सर्वाधिक असंतोष बल्गेरिया को था, क्योंकि यूनान, सर्बिया और रोमानिया ने उसका बहुत सा भूभाग छीन लिया था तथा बुखारेस्ट की संधि द्वारा उसका घोर अपमान हुआ था। बल्गेरिया इंग्लैंड से भी रुष्ट था, क्योंकि उसे संदेह था कि इंग्लैंड ने अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का समर्थन किया था, जिससे वह पुनः एड्रियानोपल पर अधिकार स्थापित करने में सफल हो गया। बल्गेरिया अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा और उसका झुकाव जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर हो गया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में बल्गेरिया केंद्रीय शक्तियों का सहयोगी बना था। बाल्कन युद्ध से पूर्व बल्गेरिया रूस को अपना नेता मानता आ रहा था, किंतु द्वितीय बाल्कन युद्ध ने रूस ने बल्गेरिया के विरुद्ध सर्बिया की मदद की। फलतः बल्गेरिया रूस से दूर हट गया और सर्बिया के कट्टर शत्रु ऑस्ट्रिया से मित्रता का इच्छुक बन गया। रूस और सर्बिया अधिक निकट आ गए। बाल्कन युद्धों के बाद तुर्की ने भी अनुभव किया कि जर्मनी को छोड़कर यूरोप का कोई भी राष्ट्र उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए तुर्की अब जर्मनी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गया तथा प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी का सहयोगी रहा। बाल्कन युद्ध से सबसे अधिक लाभ सर्बिया को हुआ था, किंतु उसे असंतोष इस बात पर था कि वह एजियन सागर के तट पर तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे उसके आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। वह किसी तरह अपने कट्टर शत्रु ऑस्ट्रिया से निपट लेना चाहता था। बुखारेस्ट की संधि के अवसर पर सर्बिया के प्रतिनिधि ने कहा था, एक बाजी तो हम जीत गए हैं, अब दूसरी बाजी की तैयारी है और वह ऑस्ट्रिया के साथ होगी। सर्बिया के प्रतिनिधि के ये शब्द स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रिया के लिए चेतावनी थे। सर्बिया की पीठ पर रूस का वर्चस्व उसे थपथपी दे रहा था। बुखारेस्ट की संधि द्वारा सर्बिया की शक्ति में वृद्धि हो गई थी, जिससे ऑस्ट्रिया विशेष रूप से चिंतित था। सर्बिया के वृहद सर्बिया आंदोलन के कारण ऑस्ट्रिया की आंतरिक एवं बाह्य कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री कॉनराड प्रारंभ से ही सर्बिया पर आक्रमण करने की मांग कर रहा था। उसका विश्वास था कि यदि सर्बिया की बढ़ती हुई शक्ति को तुरंत समाप्त नहीं किया गया तो आगे चलकर ऑस्ट्रिया को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया के साथ साथ जर्मनी भी सर्बिया के विरोधी बन गया था। दूसरी ओर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच भी संघर्ष की संभावना बढ़ गई, क्योंकि सर्बिया के पीछे शक्ति रूस की ही थी तथा रूस ने रोमानिया से भी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों अप्रसन्न हो गए। इस प्रकार बाल्कन युद्धों में सम्मिलित होने वाले किसी भी राष्ट्र को, चाहे वह विजयी रहा हो अथवा पराजित हुआ हो, यह विश्वास नहीं था कि उसके क्षेत्रीय निर्णय स्थायी होंगे। वे सभी एक नए युद्ध की आशा करते थे तथा 1913 में की गई संधि को रद्दी का टुकड़ा समझते थे। वस्तुतः न केवल बाल्कन क्षेत्र में वरन यूरोपीय राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में व्याकुलता व्याप्त थी। इतिहासकार फे ने लिखा है कि बाल्कन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के सभी राज्यों ने शस्त्रास्त्रों में वृद्धि करना आरंभ कर दिया, जिसका यूरोप की शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शस्त्रीकरण की होड़ से
ट्रिपल अलायंस एवं ट्रिपल आतंक अत्यधिक शक्तिशाली और संगठित हो गया तथा उनमें संघर्ष अनिवार्य हो गया। बाल्कन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए विस्फोटक परिस्थितियों की श्रृंखला आरंभ कर दी। तरुण तुर्की आंदोलन से लेकर बुखारेस्ट की संधि तक की राजनीतिक हलचलें यह प्रमाणित करती हैं कि 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसकी पृष्ठभूमि बाल्कन युद्धों में ही तैयार हो चुकी थी।